हाय फ्रेंड्स। तो फाइनली शुरू करें मेटा एनालिसिस। अभी तक हमने बात कर ली है इनके कुछ स्टडी मटेरियल की, कुछ सॉफ्टवेयर मेटा एसेंशियल जो नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी ऑफ रॉटरडैम उन्होंने दिया है, और हमने एक फॉरेस्ट प्लॉट की इनपुट की बात कर ली, कैसे देखना है। एसएलआर की हमने बात की और हमने देखा आउटपुट में फॉरेस्ट प्लॉट आएगा कैसे। अब हम एक बार शुरू करते हैं कि हम मेटा एनालिसिस की दुनिया में कौन कौन मिलेंगे आपको, किन कंसेप्ट्स, किन चीज़ों की हम बात करेंगे और कुछ इसके अजम्पशंस ये हम देख लेते हैं। तो ये मैं बता चुका आपको, मेटा एनालिसिस का बेसिक पर्पज है समरी इफेक्ट बताना। याद है आपको कि पिछले 20 साल का, 40 साल का, पिछले 200 स्टडी का, 2 वेरिएबल्स का क्या कंक्लूजन निकाला सारी स्टडी ने मिलके। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, सारी स्टडी, सारी का मतलब पब्लिश्ड, जो पब्लिश्ड नहीं है वो भी हमें एफर्ट करना पड़ेगा उनको इकट्ठा करने का, वरना ये खुद में एक तरह का बायस होगा, पब्लिकेशन बायस बोलेंगे। तो सबसे पहले तो ये आएगा। सेकंड, स्टार्ट करते ही हमारे पास 2 चीज़ आ जाएंगी। ये एक तरह का आपका ओरिएंटेशन है, ये कंसेप्ट है, फिक्स इफेक्ट या रैंडम इफेक्ट। जो भी कुछ करेंगे ना फ्रेंड्स, हर चीज़ 2 में चलेगी, फिक्स इफेक्ट है या रैंडम इफेक्ट है। ये एक तरह के अजम्पशंस है, अभी बताता हूँ मैं इनके बारे में आपको। फिर हेट्रोजेनिटी के बारे में कि आप समरी इफेक्ट को देखें, अगर आपको लग रहा है सारी स्टडी एक ही जैसी है, होमोजेनिटी है, फैंटास्टिक। नहीं तो हेट्रोजेनिटी को आइडेंटिफाई करना है, क्वांटिफाई करना है, इसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स की हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे प्रिडिक्शन इंटरवल कि ये तो हुआ पुरानी स्टडी का, अब बताओ फ्यूचर में क्या होने वाला है आपकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, दैट इज प्रिडिक्शन इंटरवल। अगर सारी स्टडी एक जैसी नहीं है, हेट्रोजेनिटी है, तो सर्टेनली आप बताएंगे कि बताओ क्यों अलग अलग है, किस तरह के ग्रुपिंग्स हैं, किस तरह के, आपने याद है आपको फॉरेस्ट प्लॉट में 2 अलग अलग आ रहे थे, उसको बोलते हैं सब ग्रुप, जिसको जनरली मल्टी ग्रुप भी बोल दीजिए, या मॉडरेशन, कैटेगोरिकल मॉडरेटर बोल दीजिए। इसी का एक पार्ट बनता है मेटा रिग्रेशन। मेटा रिग्रेशन में कोवेरिएट आ जाता है कि ये स्टडी अगर आपका मीट्रिक हो तो उसको टर्म बोलते हैं मेटा रिग्रेशन, नॉन मीट्रिक को बोलते हैं सब ग्रुप एनालिसिस। एक ही बात है दोनों, सिर्फ नॉन मीट्रिक पे हम बोलते हैं, जैसे मैं कहूं कि बॉयज और गर्ल्स का फर्क है, तब तो हो गया सब ग्रुप एनालिसिस। क्या 3 वेरिएबल मैं बोल रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द कमिटमेंट, 2 वेरिएबल हैं। मैंने ये कहा कि ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग है, तो पब्लिक प्राइवेट क्या हो गया, उसको मैं मॉडरेशन बोलूंगा, यहाँ पे मॉडरेशन इफेक्ट या सब ग्रुप बोल देते हैं। ये तो 2 कैटेगरी होगी ना, एक पब्लिक एक प्राइवेट। अगर मैं बोलूं कि नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का फर्क पड़ा कि 300, 400, 500, 600, अब ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो मीट्रिक हो गया ना। जब अगर वो तीसरा वेरिएबल जिसके बेस पे 2 अलग अलग हैं वो मीट्रिक होगा, तो इसी का नाम हो जाता है मेटा रिग्रेशन, राइट। ये हैं एसेंशियल कंसेप्ट जिनकी हम बात करेंगे। तो हम सारी स्टडी को एक इनपुट फॉर्मेट में लिखेंगे, फिक्स या रैंडम इफेक्ट की हम बात करेंगे, कौन सा देखते हैं। फिर हम हेट्रोजेनिटी देखेंगे, अगर हेट्रोजेनिटी नहीं है, सब ग्रुप मेटा रिग्रेशन की बात ही खत्म, फिर तो एक जैसा प्रिडिक्शन करो, बात खत्म। अगर इसमें बोला हेट्रोजेनिटी है, फिर किस तरह का, किस वेरिएबल के बेस पे है, मीट्रिक है तो मेटा रिग्रेशन, नॉन मीट्रिक है तो सब ग्रुप। ये हम डिस्कस करेंगे टू बिगिन विद, बाद में मेटा सेम पे जाएंगे। इनके साथ साथ कुछ और कंसेप्ट भी आते हैं, जैसे पहला एक वोट काउंटिंग। तो क्या मैं सिंपल ऐड कर दूं अलग अलग को, जो मैं कह रहा था आर निकाला है, सिंपल ऐड कर दें, काउंटिंग कर दें कि भाई 25 स्टडी है, 25 स्टडी में से 20 में तो पॉजिटिव आ रहा है, 5 में नेगेटिव, ऐसे कर सकते हैं क्या हम? नहीं, उसके प्रोसीजर्स हमें देखने होंगे। पावर एनालिसिस, अगर मैं सैंपल बढ़ाता जाऊं या लार्ज सैंपल वाली मैंने स्टडी ली या छोटे से वाली ली, तब कैसे रहता है? कोई बहुत छोटी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी तो छोटी होती है, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी पावर एनालिसिस से, वो समझेंगे हम। पब्लिकेशन बायस, पब्लिकेशन बायस ये बोलते हैं, जो आप जनरली स्टडी कलेक्ट करते हैं वेब ऑफ साइंस से, स्कोपस से, गूगल स्कॉलर से, ये तो वो पब्लिश होती है ना जिस पे अच्छा इफेक्ट आया होता है। आपने कभी ऐसा देखा कि भाई मेरी स्टडी में कुछ नहीं आया और वो पब्लिश हो गया? जनरली नहीं होती है, लेकिन रियलिटी में तो हो सकता है ना कि मैंने चेक किया और कुछ भी नहीं आया। तो मेटा एनालिसिस, आई थिंक रिसर्च की दुनिया में ये अकेली एनालिसिस है जो ये बोलती है आप सारे क्वालिटी वाले भी लो, लो क्वालिटी जिसको बोल रहे हो ना जनरल, वो भी लो, डेजर्टेशन थीसिस भी लो, आप जो अनपब्लिश थीसिस हैं वो भी देखो, बच्चों की पीएचडी को के साथ साथ एमफिल की और पीजी की रिपोर्ट भी देखो। यहाँ तक कि ये भी बोला जाएगा कि जो ऑथर है ना आपके एरिया में, जो उन वेरिएबल्स पे काम करते हैं, उनको फोन करके पूछो कि भाई तुम्हारे कितने पेपर रिजेक्ट हुए, उसमें क्या आ रहा था, वो भी लो आप। यानी वरना तो पब्लिकेशन बायस आ जाएगा। आप एनालिसिस सिर्फ उसके बेस पे कर रहे हो जो पब्लिश्ड है।
इसको दूर करने के कई तरीके हैं, इसको डिटेल में हम बात करेंगे। पर मैं एक बार दोबारा बताऊं, ये मेन कंसेप्ट में नहीं है मेटा एनालिसिस के, ये एडिशनल कंसेप्ट में है इसके। कुमुलेटिव मेटा एनालिसिस ये एक अलग चीज होती है, रिपोर्ट कैसे करें इसके देखेंगे। और जो मेटा एसेंशियल है उन्होंने तो बहुत ही हेल्पफुल एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है इस पे काम करने के लिए। तो अब हम एक बार क्विकली देखते हैं इसके अजम्पशन। ये 5-6 बेसिक अजम्पशन है जिसके बेस पे हम मेटा एनालिसिस के अंदर चलेंगे। सबसे पहला हम ये मान के चल रहे हैं एन इफेक्ट इज प्रिसाइजली डिफाइंड। इसका मतलब आपको बिल्कुल क्लियरली पता है डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, हम क्या देख रहे हैं और हर स्टडी के अंदर वही देख रहे हैं। रिमेंबर एसएलआर में टीम ऑफ पर्सन काम करती है, अकेला पर्सन काम नहीं करता। तो टीम ऑफ पर्सन में जब 2-3 लोगों ने किया, सबकी एक जैसी स्टडी है, सारी वेल डिफाइंड है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब कुछ आपके पास है। आप ये नहीं कह सकते जी मुझे मिल नहीं रहा या इस वेरिएबल का नहीं मिला, फिर वो नहीं है। कन्वर्सली वही स्टडी लेनी है जो सारी चीजें फॉर्मेट में जिसकी क्वांटिफाई कर रखा हो किसी ने, राइट। नेक्स्ट है हमारा टाइप और यूनिट और ऑब्जेक्ट इन विच दैट इफेक्ट माइट अकर इज स्पेसिफाइड। ये बात हम कर रहे हैं सैम्पलिंग यूनिट की। अब कोई तो पर्सन, कोई तो स्टडी है जो पर्सन पे काम कर रही है, कोई कंट्री स्पेसिफिक है या टीम स्पेसिफिक है या डिपार्टमेंटल है, वो कैसे हैं वो आपके नॉलेज में होना चाहिए और क्लियरली आपको लिखना है इस चीज में। मैं आपको अभी कुछ पेपर्स भी दिखाऊंगा, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि ये टीचर्स के ऊपर हुआ काम, ये स्टूडेंट पे हुआ, ये कॉर्पोरेट के एग्जीक्यूटिव थे, ये ऐसे थे, ये स्पोर्ट्समैन थे। आपको अच्छी बात है जितने ज्यादा, आप ये नहीं कह सकते जी मैंने सारे स्टूडेंट्स का ले लिया है, सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज का, क्योंकि रिमेंबर अगर मैं ये बोलता हूं ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बढ़ती है, इसका मतलब अक्रॉस द फील्ड ही तो कह रहा हूं ना मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि स्कूल के अंदर बढ़ता है। मैं तो ये कह रहा हूं कभी भी जब भी आपका कमिटमेंट होगा तो परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। किसी भी फील्ड की बात करो तो आप मुझे दिखाओ ना ये चीज, स्पोर्ट्स की भी फिगर दिखाइए, पॉलिटिकल एरेना से भी आप लेके आइए स्टडी, हर तरह की स्टडी हर कहीं पे दिखाइए और उनके ऊपर हम कंक्लूजन निकालेंगे इसमें। ओके, थर्ड हमारा अजम्पशन है, अगर हमारा पर्पज है इसको सिंथेसाइज करना, ओवरऑल निकालना कि क्या रिजल्ट आया है, तो हम मान के चलेंगे ऑल एम्पिरिकल स्टडीज इन द डोमेन शुड हैव बीन आइडेंटिफाइड। अगर फिर मैं इसी एग्जांपल पे आता हूं, मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट से परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो जितने भी डोमेन हैं सबकी स्टडी आपके पास होनी चाहिए। दिख रहा है ना ये आपको प्रॉब्लमेटिक अजम्पशन है, कैसे होगा ये, सारी जहां की स्टडी आप कैसे काम कर सकते हैं, कंप्लीट तो मिलेगा नहीं, सबने पब्लिश नहीं करवाई होगी। बहुत सारी एजेंसी हैं उन्होंने काम किया, जैसे डिफेंस से रिलेटेड, वो कभी पब्लिश नहीं करते काम, तो फिर कैसे उस पर काम करेंगे, ये एजम्पशन भी हमें देखना पड़ेगा। इसके वही पब्लिकेशन बायस की हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट एजम्पशन है सारी मेथोडोलॉजी स्टडी जो थी मेथोडोलॉजिकल साउंड थी, उन्होंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज किया या जो वेल डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वो सारे इन सब ने यूज किए हुए हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। तो अगर नहीं है, इसीलिए देखिए हम इन्हीं एजम्पशन की वजह से हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाते हैं सलाह में कि किस किस को हम लेंगे, किसको नहीं लेंगे। काम मिल गया आपको लेकिन उसकी वैलिडिटी पुअर है, रिलायबिलिटी ठीक नहीं है, अब उसको लें या ना लें, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी इसके अंदर। नेक्स्ट, जो इफेक्ट साइज हम निकालेंगे वो कंपेरेबल होना चाहिए। तो जनरली लोग तो इफेक्ट साइज मेंशन ही नहीं करते, कोई बात नहीं, हम उनका जो भी काम है ना उससे इफेक्ट साइज हम अपना खुद में निकाल लेंगे। इसका मतलब है कि हम चाहे बंदे ने टी पे काम किया हो, चाहे अनोवा पे, क्रॉसटैब पे या आर पे, पार्शियल पे, किसी पे भी, हम उन सबको इफेक्ट साइज में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि वो हमारी कंपेरेबल रहे।